नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में यह हमारी संस्कृति आईएएस की समीक्षा अधिकारी की 8वीं टेस्ट सीरीज है। 7 टेस्ट सीरीज हमने कवर कर ली हैं, जिनकी प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है हमारे चैनल पे। वहां से विजिट करके आप देख सकते हैं हमको। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा वेद त्रयी में शामिल नहीं है? 4 वेद होते हैं। 4 वेद होते हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। वेद त्रयी में 3 वेद शामिल हैं। कौन सा बताना है, कौन सा शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये वेद वेद त्रयी में शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 सूचियां दी गई हैं, उनको आपस में मिलान करना है। एक सूची में जनपद दिए गए हैं और एक सूची में राजधानी दी गई है। ये महाजनपद हैं, मल्ल, अवंती, पांचाल और मत्स्य। तो मल्ल जो जनपद था उसकी राजधानी कौन सी है? मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा। कुशीनारा। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। और पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। तो इसमें एक आपका 2 हो जाएगा और डी का 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। वैभाषिक, सौतांत्रिक, शून्यवाद, विज्ञानवाद, उपयुक्त में से कौन हीनयान संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। तो आपका वैभाषिक हो जाएगा और सौतांत्रिक हो जाएगा। ये 2 आपके हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में संवर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है, इससे है। संवर का जो अभिप्राय है वो आपका जो कर्मों का जो जीव की ओर जो बहाव है वो रुक जाता है। जब कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है उसे हम कहते हैं संवर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से मौर्य काल की भौतिक संस्कृति के आधार थे? मौर्य काल के जो भौतिक संस्कृति आधार थे कौन से थे आपके? तो लोहे का अत्यधिक प्रयोग ये भी था, और आहत सिक्कों का जो बाहुल्य था वो भी, और उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांडों की प्रचुरता थी, ये भी आपका करेक्ट है। पकी हुई ईंटों का जो प्रयोग है वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, 7 वाहनों ने कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की। दूसरा कथन है, इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए। तो इस कथन में बताना है कौन से कथन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो आपका पहला कथन क्या है, आपका करेक्ट है। दूसरा कथन हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ग्रंथ दिए गए हैं, एक तरफ उनके रचयिता दिए गए हैं। तो बुद्ध चरित, मृच्छकटिक, नीतिसार और कामसूत्र। तो बुद्ध चरित्र के जो रचयिता थे अश्वघोष थे, आपका बिल्कुल करेक्ट है। मृच्छकटिक के रचयिता शूद्रक थे, भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नीतिसार के नीतिसार के जो रचयिता थे वो कामंदक थे, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कामसूत्र के रचयिता जो थे वो बाणभट्ट नहीं थे। कौन था? वात्स्यायन थे। वात्स्यायन, ये ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसमें डी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि के लिए मुर्शीद कुली खान ने निम्नलिखित में कौन से कदम उठाए? तो उसने जागीर वाली जमीनों के बहुत बड़े भाग को खालसा जमीनों में परिवर्तित कर दिया था। ऑप्शन ए, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसने गरीब खेतिहरों को तकावी ऋण प्रदान किए, भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसने ठेके पर लगान की वसूली की व्यवस्था प्रचलित की, भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अधिनियम कमीशन दिए गए हैं, एक तरफ दिए गए हैं संबंधित तथ्य।
पहला कथन है डाकघर अधिनियम, डाकघर अधिनियम दिया गया है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवा ये आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। डाक अधिनियम क्या था? तो वर्ष 1854 में डाकघर अधिनियम पारित कर सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई थी, ये ध्यान रखना। जो सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा है, उसको क्या किया गया था? समाप्त किया गया था, ये ध्यान रखना। तो यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी दो ऑप्शन बी है, सेना भर्ती अधिनियम में कहा गया था सैनिकों का जो समुद्र पार सेवा देना है वो अनिवार्य है। लेक्स लॉकी अधिनियम में क्या कहा गया था? तो ईसाई धर्म अपनाने से संबंधित संपत्ति में अधिकार, ये भी आपका करेक्ट है। इनाम कमीशन में क्या था? तो भारतीय जो जागीरों का जो जब्तीकरण है वो इनाम कमीशन में था, भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई? विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से। ठीक है, 1861 जब अधिनियम आया था उसमें विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी, डिपार्टमेंटल सिस्टम। ठीक है, इंडियन जो काउंसिल एक्ट आता है 1861 में, उसमें। अगला क्वेश्चन है, एक अभिकथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है। अभिकथन में क्या कहा गया है कि भारतीय समाज को धर्म की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया। कारण में इसके द्वारा ईसाई बने हिंदुओं को वापस उनकी संस्कृति में लाया गया, ये आपका कारण है। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका हो जाएगा ए, आपका क्या है? असत्य है। ए आपका असत्य है। एक मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ए आपका असत्य है, किंतु आर आपका बिल्कुल सत्य है। तो भारतीय समाज को धर्म की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए ने शुद्धि आंदोलन चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी और भारतीय समाज को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए। दयानंद सरस्वती जी ने ये शुद्धि आंदोलन चलाया था, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मजदूर संघ आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना एन.एम. लोखंडी द्वारा की गई। दूसरा कथन है, तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में मजदूरों ने पहली राजनीतिक हड़ताल की। तो बताना है इसमें कौन सा कथन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें आपके दोनों करेक्ट हैं। कथन क्या है? दोनों करेक्ट हैं। बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना एन.एम. लोखंडी ने की। तिलक की जो गिरफ्तारी के विरोध में मजदूरों ने पहली राजनीतिक हड़ताल की थी, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र दिए गए हैं, पत्रिका एक तरफ उनके संपादक दिए गए हैं। कॉमरेड कॉमरेड जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? तो के.एम. पनिक्कर थे कॉमरेड के संपादक। द लीडर के संपादक कौन थे? द लीडर के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। न्यू इंडिया के जो संपादक वो एनी बेसेंट थी और दिग्दर्शन के संपादक जेसी मार्समैन थे। तो आपका करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। तो आराम शाह को जो कार्यकाल रहा है वो रहा है आपका 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक आराम शाह का। और शमसुद्दीन जो इल्तुतमिश थे उनका जो कार्यकाल रहा है वो 1211 से 1236 तक रहा है। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का जो कार्यकाल रहा है वो 1236 में रहा है। फिर रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल रहा है वो 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा है। इसमें क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
पहला कथन है साम्राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। दूसरा कथन है समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसमें विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कथन बताने हैं, कौन से आपके सही हो जाएंगे। तो समाज की जो अधिकांश जनसंख्या थी वो कृषि पर आधारित है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन समाज में सती प्रथा का प्रचलन था, ये आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इसमें नहीं दिया गया है, ये आपका इसलिए इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें सती प्रथा का प्रचलन आपका था। चलिए, अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, कौन से युग्म में सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो जो बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, राज्य बताने हैं कौन किसका राज्य था। तो जो बरार थे, बरार का जो राज्य था वो आपका था इमाद शाही राज्य। इमाद शाही राज्य था, ये आपका गलत है। तो यही आपका ए इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। बाकी बीजापुर जो था वो आदिल शाही राज्य चल रहा था, और अहमदनगर में निजाम शाही राज्य था, और गोलकुंडा में कुतुब शाही राज्य था। कुतुब, ठीक है, कुतुब शाही राज्य था आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से दीन ए इलाही के अंतर्गत मुख्य सिद्धांतों में शामिल थे। तो जो दीन ए इलाही के अंतर्गत मुख्य सिद्धांत थे इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताने हैं कौन किसमें करेक्ट है। चलिए, तो पहला, सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु, सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, दीन ए इलाही में के अंतर्गत सिद्धांत था। शाकाहारी भोजन करना, ये भी आपका करेक्ट है। सांसारिक जो दुख एवं कामनाओं का जो परित्याग है वो भी आपका करेक्ट है। दोष मुक्त नैतिक जीवन व्यतीत करना, है भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके चारों क्या हैं, चारों कथन आपके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन में 2 सूचियां दी गई हैं और उसके राज्य दिए गए हैं। चित्रकारी, वारली, पट्टचित्र, लुपाच्छी और मधुबनी। तो इसमें सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, मधुबनी तो सबको पता है बिहार की है, बिहार की चित्रकारी है। तो इसमें ऑप्शन ये और ऑप्शन डी आपका बिल्कुल कट गया, ए और डी आपका बिल्कुल कट गया। बाकी आपसे मैं वारली जो है वो आपका मध्य प्रदेश के, वारली जो है आपका महाराष्ट्र का है, वारली आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। ए का आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपका कट गया, तो ऑप्शन बचा सिर्फ बी। बाकी जो पट्टचित्र है वो आपका उड़ीसा का है, और लोपाक्षी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। तो ये समझ लीजिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। पट्टचित्र है उड़ीसा का, और लोपाक्षी है आंध्र प्रदेश का, और वारली है महाराष्ट्र का। मधुबनी तो बिहार का सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से है, संगीत नाटक एकेडमी के संदर्भ में बताना है। पहला कथन इसका है, इसकी जो स्थापना हुई वो 1963 में हुई थी। इसकी स्थापना 1963 में हुई, बिल्कुल सही है। नवंबर 13 नवंबर 1963 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय वाराणसी में नहीं है, बताया गया है। कहाँ है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। तो ऑप्शन ये इसका गलत हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन सही क्या था, तो ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट था, पहला आपका बिल्कुल करेक्ट था। चलिए, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, बताना है युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है। उत्सव दिए गए हैं एक तरफ राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र दिए गए हैं। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है आपका नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। यही आपका बिल्कुल गलत था। चलिए, तो ऑप्शन ए इसका गलत हो गया। हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में, मिजोरम में नहीं मनाया जाता है। संगाई महोत्सव आपका मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर। राजहंस पर्व मनाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। और होमिस जो पर्व है वो आपका बनाया जाता है लद्दाख में, ध्यान रखना है, लद्दाख में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन जो कृषि व्यवस्था है उसके संदर्भ में बताना है कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला कथन है, पोजल भूमि पर प्रतिवर्ष खेती का काम होता है। पोजल भूमि पर प्रतिवर्ष खेती का कार्य होता है, बिल्कुल आपका ये करेक्ट हो जाएगा। पोजल जो भूमि थी इसमें प्रतिवर्ष खेती का कार्य होता था।
परती क्या होती थी? भूमि पर एक वर्ष के अंतर पर कृषि की जाती थी। जो परती भूमि है ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके दोनों कथन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट कथन हो जाएंगे। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। हाँ, इसमें से पूजल भूमि और परती जो भूमि है, इसके अलावा और भी एक होता है चाचर भूमि। चाचर जो भूमि होती है, यह भूमि में 2 से 4 वर्ष तक खेती के काम में नहीं लाई जाती, उसे हम चाचर भूमि कहते हैं। बंजर भूमि जो होती है, यह भूमि 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती के काम में नहीं लाई जाती है, उसे हम बंजर भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 सूचियां दी गई हैं, एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, एक तरफ लेखक दिए गए हैं। तो मुंतखब उत तवारीख किसकी रचना है? तो यह बदायूनी की रचना है, बदायूनी। और तारीख अकबरी किसकी रचना है? तो तारीख जो अकबरी है वो आपकी हो जाएगी आरिफ कंधारी की, आरिफ कंधारी की रचना है। हुमायूं नामा किसकी? तो हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने, और अकबर नामा जो लिखा था वो अबुल फजल ने लिखा था, अबुल फजल ने। तो इसमें करेक्ट जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन से। तो पहला कथन है वर्धा कांग्रेस समिति कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। दूसरा कथन है प्रथम समानांतर राष्ट्रीय सरकार तामलुक में गठित की गई थी। तो इसमें बताना है कौन से आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें आपका केवल एक करेक्ट है, पहला ऑप्शन क्या है करेक्ट है, दूसरा आपका आंसर जो कथन है वो आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जो प्रथम समानांतर सरकार है वो चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया और गाजीपुर दोनों स्थानों में गठित हुई थी, इसलिए ये गलत है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है निम्नलिखित में से क्या था? होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक तरीके से स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना, ये आपका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होम रूल की स्थापना कब होती है? तो 1916 में होम रूल की स्थापना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है गुप्त काल से। गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल जो है पहला कथन आपका दिया गया है, समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये आपका बिल्कुल गलत है। दास प्रथा प्रचलित थी। इस काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था, ये आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% हिस्सा है। दूसरा कथन है भारत की मानक समय रेखा कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को झारखंड में काटती है। बताना है कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ये तो ए तो आपका कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा आपका कथन बिल्कुल इनकरेक्ट है। जो कर्क रेखा है मानक समय रेखा की बात करी जा रही है। मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में छत्तीसगढ़ में काटती हैं, झारखंड में नहीं काटती हैं, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में काटती हैं, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जो होगा वो आपका केवल एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रमुख चैनल दिए गए हैं, एक तरफ विभाजित क्षेत्र दिया गया है, बताना है कौन सा सही नहीं है। 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री जो चैनल है वो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा में है। ग्रेट ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, सुमात्रा के बीच में है। सुमात्रा कहाँ है? इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही इसका गलत था। जो 6 डिग्री चैनल है वो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा जो द्वीप है इंडोनेशिया का उसको विभाजित करता है। जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय को विभाजित करता है आपस में। मिनिकॉय कहाँ है? भारत का है। मिनिकॉय भारत का है, भारत में। चलिए 9 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। 10 डिग्री चैनल है वो लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। चलिए और ग्रेट चैनल एक है, ग्रेट चैनल वो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है,
कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप जो म्यांमार का है उसके बीच में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली भारत में पाई जाने वाली कुड़प्पा कुड़प्पा संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताना है कौन सा आपका कथन सही है। कौन सा कथन आपका सही है। तो इसका निर्माण जो हुआ था वो आर्कियन और धारवाड़ संरचना में अपरदन तथा भौतिक रासायनिक जो परिवर्तन से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से हुआ था। यह आपका बिल्कुल करेक्ट है। यह संरचना जीवाश्म युक्त होती है, ये गलत है। यह संरचना आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का शीत मरुस्थल पाया जाता है। शीत मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो आपका लद्दाख में शीत मरुस्थल पाया जाता है। लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट नाम से शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट आपका पाया जाता है लद्दाख में। नर्मदा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताना है कौन सा कथन सही है। तो नर्मदा नदी, यह नदी मध्य प्रदेश की कैमूर पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, आपका बिल्कुल गलत है। इस नदी पर धुआंधार प्रपात स्थित है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन डी में तो एक लिखा हुआ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ी से है, कैमूर पहाड़ी से नहीं है। कहाँ है, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से है, ध्यान रखना है। पहाड़ी से निकट है, यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये तो ठीक है, पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है तो ठीक है, लेकिन अमरकंटक से निकलती है, ये भी आपका करेक्ट है। चलिए, लेकिन यहाँ पे कैमूर पहाड़ी था इसीलिए आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अभिकथन दिया गया है और दूसरा कारण दिया गया है। अभिकथन में बताया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भागों में शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। कारण में कहा है यह रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं। अत्यधिक लाभदायक होते हैं तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, दोनों करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। पश्चिमी विक्षोभ जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं और यह रबी फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं, ये भी करेक्ट है। ये भी आपका करेक्ट है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। चलिए, एक तरफ सूची में कोयला उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, एक तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है, बताना है, इसमें मिलाना है। तो सिंगरौली सिंगरौली में सोन घाटी है, जो सिंगरौली है उसमें आपकी सोन घाटी पड़ेगी। और सिंगरैनी जो है, सिंगरैनी उसमें गोदावरी घाटी है, उसमें गोदावरी घाटी अवस्थित है। बराकार, बराकार कहाँ है आपका, तो बराकार दामोदर घाटी में स्थित है। तलचर कहाँ है, तो तलचर महानदी घाटी में स्थित है, ये ध्यान रखना है। सिंगरौली आपका सोन घाटी में स्थित है, सिंगरैनी गोदावरी घाटी में स्थित है, और तलचर आपका महानदी घाटी में स्थित है, और बराकर आपका दामोदर घाटी में स्थित है। तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो एक आपका तीसरा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जिप्सम के संदर्भ में निम्नलिखित बताना है कौन से आपके कथन करेक्ट हैं। तो इसका प्रयोग जो होता है मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में किया जाता है, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यह पर्यावरण प्रदूषक को कम करने में सहायक होता है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन क्या है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। जिप्सम या चूना पत्थर बलुआ पत्थर और सैल चट्टानों में पाया जाता है। यह कैल्शियम का हाइड्रेटेड सल्फाइड होता है, ध्यान रखना है। ये मिट्टी में उर्वरता तो बढ़ाता है के रूप में किया जाता है तथा गुणात्मक संवर्धन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण के क्षेत्र में होता है। और इसके अतिरिक्त उपयोग जो है अमोनियम सल्फेट और सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। भारत में जो जिप्सम का मुख्य उत्पादक राज्य है, सबसे ज्यादा जो उत्पादक राज्य है, ये भी याद कर लीजिए, उत्पादक राज्य आ जाता है। उत्पादक राज्य है वो राजस्थान है आपका। राजस्थान सर्वाधिक उत्पादक राज्य जिप्सम का राजस्थान है। चलिए, परियोजना एक तरफ दिया गया है, एक तरफ अवस्थिति दी गई है, बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जो हीरा कुंड है, हीरा कुंड, हीरा कुंड महानदी में अवस्थित है, परियोजना जो है वो महानदी पे अवस्थित है।
इडुक्की परियोजना कहाँ स्थित है? तो कावेरी नदी पे स्थित नहीं है। इडुक्की परियोजना कावेरी नदी पे नहीं है, कहाँ है एक्टिव? पेरियार नदी पे है। पेरियार, पेरियार नदी पे स्थित है। और तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा इनकरेक्ट। पोचमपाद गोदावरी नदी पे स्थित है। टिहरी परियोजना जो है वो भागीरथी नदी पे स्थित है, ध्यान रखना है। हीराकुंड आपका महानदी पे है। इडुक्की पेरियार नदी पे है। जो पोचमपाद है आपका गोदावरी नदी पे है। टिहरी भागीरथी नदी पे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका मुंबई में जो है सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह है। मुंबई एक प्राकृतिक पत्तन और देश का सबसे बड़ा पत्तन है। यह पत्तन जो है मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट स्थित है, ध्यान रखना है। चलिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन को नावा सेवा में मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए एक अनुषंगी पत्तन के रूप में विकसित किया है, ये भी ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 36 नंबर है। एशिया की जो यांग्त्से कियांग नदी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताना है, कौन सा कथन आपका करेक्ट हो जाएगा? यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस नदी के द्वारा चीन में आने वाली प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण इसे चीन का शोक कहा जाता है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट करेक्ट है। चलिए चीन का जो शोक है वो किस नदी को कहते हैं? तो हांगहो नदी को कहते हैं। चीन का शोक जो है वो आपकी हांगहो नदी है, चीन की हांगहो। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ राजधानी शहर दिए गए हैं, एक तरफ उनके देश दिए गए हैं। अजरबैजान किसकी राजधानी है? तो बाकू की राजधानी अजरबैजान है। एक आपका टू होगा। और कंबोडिया की कंबोडिया राजधानी किस देश की है? तो कंबोडिया है नापने, नाम पे है कंबोडिया की। जॉर्जिया, जॉर्जिया तिब्लिसी। और सीरिया दमिश्क। चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आपका? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताना है, कौन सा आपका कथन सही है? जो मिश्रित कथन है, मिश्रित कथन बता रहे हैं, मिश्रित खेती के लिए कथन बताना है, कौन सा आपके करेक्ट है? तो इस कृषि में भूमि का जो उपयोग केवल चारे की फसल उगाने के लिए और पशुपालन के लिए किया जाता है, आपका गलत है। यह कृषि यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अर्जेंटीना में प्रचलित है, आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में मैग्नीज उत्पादक देशों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए तो भारत में जो विश्व में भारत की बात करी जाए तो भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2148 मतलब 4% हजार जो है 2148,000 टन उत्पादक होता है। ऑस्ट्रेलिया में कितना होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है 6,281। परसेंटेज की बात करी जाए तो 12% कुल। चीन की बात करी जाए, चीन में 15,000, कितना है? 15,000 कितना हो जाएगा आपका? 28% हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की बात करी जाए तो 15,979, 30% हो जाएगा आपका। तो सबसे ज्यादा जो हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, सबसे कम आपका भारत का हो जाएगा। तो इसमें बताना है, मिलान करना है। तो पहले आपका हो जाएगा भारत का, पहले आपका भारत हो गया सबसे कम। फिर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा चीन। फिर आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के द्वीपों की जो समूह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम में बताना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही क्रम में बताना है, इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं तो बताना है पूरब से, ठीक, पश्चिम से पूरब बताना है। इसमें करेक्ट क्या आपका हो जाएगा? तो सुमात्रा, पश्चिम से पूरब की बात करें, सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
इंडोनेशिया के द्वीपों का पश्चिम से पूरब की ओर है सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ पर्वत दिए गए हैं और एक तरफ महाद्वीप दिए गए हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। तो एपेनाइन पर्वत कहाँ है, किस महाद्वीप पे है? तो इटली पे है, इटली में है आपका। अल्ताई कहाँ है? तो अल्ताई आपका पड़ेगा एशिया में। काकेशस कहाँ है आपका? तो रूस में पड़ेगा आपका। एलबुर्ज कहाँ है? तो एलबुर्ज आपका ईरान में है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो, प्रवाल भित्ति कोरल रीफ से संदर्भ बताना है, कौन सा कथन आपका करेक्ट है? कोरल रीफ के बारे में बताना है, तो यह अत्यधिक समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं, आपका गलत है। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, आपका बिल्कुल करेक्ट है। विश्व की एक तिहाई से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिली का चुक्विकमाटा नामक स्थान किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी अफ्रीका राज्य घाना के संदर्भ में बताना है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका करेक्ट है? कौन सा आपका करेक्ट कथन है? चलिए, इसकी सीमा पश्चिम में कोट द आइवोर, उत्तर में माली, पूर्व में टोगो से मिलती है, ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। जो घाना गणराज्य है पश्चिम में अफ्रीका का एक देश है। इसकी सीमा पश्चिम में कोट द आइवोर, पश्चिम में कोट द आइवोर बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे इतना आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर में जो मिलती है वो आपकी माली से नहीं मिलती है, किसके? बुर्किना फासो से। बुर्किना फासो, उत्तर में बुर्किना फासो से, पूर्व में टोगो। बाकी सही है, उत्तर में जो है बुर्किना फासो से मिलती है। बाकी घाना में प्रवाहित होने वाली उल्टा नदी बेसिन कोको उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा कथन क्या है? करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन दो इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ओशनेशिया का हिस्सा नहीं है? ओशनेशिया का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? ऑस्ट्रेलिया है आपका, न्यू गिनी भी है, न्यूजीलैंड भी है, बोर्नियो नहीं। तो आपका करेक्ट हो जाएगा सी, बोर्नियो नहीं। ओशनेशिया के हिस्से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, मोलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया के सम्मिलित भाग को ओशनेशिया कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करना है, इन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित भी करना है। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई? प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत होती है 1992 में। प्रोजेक्ट गैंडा की शुरुआत होती है 1987 में, 1987 में। प्रोजेक्ट घड़ियाल की शुरुआत होती है 1975 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1973 में। तो सही जो अनुक्रम होगा आपका 4 नंबर पहला होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पूर्वी घाट है, ये आपका गलत है। जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है आपका वो पश्चिमी घाट पड़ेगा। पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जैव विविधता है, पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, दो सूचियां दी गई हैं, उनको आपस में मिलान करना है। जल प्रदूषक निवारक और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? जल प्रदूषक निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में। वायु प्रदूषक निवारक और वायु प्रदूषक जो है 1981 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो आया वो कब आया? तो पर्यावरण जो सुरक्षा अधिनियम आया 1986 में आया। वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में।
उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए का 2, बी का 1 हो जाएगा और सी का जो हो जाएगा 4, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं भारत के और प्रदेश दिए गए हैं। दाचिंगम, दाचिंगम आपका जम्मू कश्मीर में है। बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है। बन्नेरघट्टा आपका कर्नाटक में है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। तो करेक्ट हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, तो पहले आपका करेक्ट हो गया। चलिए, बन्नेरघट्टा कर्नाटक में, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है और बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, ये सभी आपके मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का सही क्रम बताना है। तो घास, टिड्डे, मेढक और सर्प। पहले घास टिड्डे खाएंगे, टिड्डे मेढक खाएंगे और मेढक टिड्डे खा जाएंगे। सॉरी, घास को टिड्डे खाएंगे, टिड्डे को मेढक खाएंगे, मेढक को सर्प खाएंगे। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दशक 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि ब्राजील की कुल जनसंख्या के बराबर रही है। कुल जनसंख्या के बराबर, ये आपका गलत हो जाएगा। करोड़ तो रही है, ब्राजील से थोड़ा कम ही है। मतलब 18.18 करोड़ की जो वृद्धि रही है, लेकिन ब्राजील की जो जनसंख्या थी 19.5 करोड़ थी। आपका ये गलत हो जाएगा, थोड़ा कम रही। दशक 2001 से 11 के दौरान भारत की जो कुल वृद्धि दर वो 17.7% रही। आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए दिया है और कारण आर दिया गया है। भारत में माल्थस के सिद्धांत वर्ष 1921 से पूर्व लागू होते हैं। माल्थस के जो सिद्धांत हैं 1921 से पूर्व लागू होते हैं, करेक्ट है। दशक 1911 से 21 के दौरान भारत की जो जनसंख्या है उसमें वास्तविक गिरावट देखी गई है, भी आपका गलत, सही करेक्ट है। और व्याख्या भी कर रहे हैं, इसीलिए आपका माल्थस का जो सिद्धांत है पूर्व लागू होते हैं, तो आपका ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार घटते शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों का जो कौन सा क्रम सही है आपका, तो कौन सा आपका क्रम सही है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम हो जाएगा, फिर मिजोरम हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका केरल है। अरुणाचल प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 972 थी, फिर आपकी मिजोरम में 970, छत्तीसगढ़ में 969, केरल में 964, केरल में 964। पूछा गया है यहाँ पे घटते क्रम की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में इस ऑप्शंस में, सबसे ज्यादा, सबसे कम आपकी केरल में पड़ेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर कराने वाले राज्यों का बढ़ते अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका करेक्ट है, कौन सा विकल्प करेक्ट है, तो झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। झारखंड में कितनी साक्षर जो वृद्धि दर रही है, वो 59 पॉइंट रही है, 59.24% रही है। अरुणाचल प्रदेश में 62.95% रही है। बिहार में रही है आपकी 74.83। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम की बात करी जाए तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि निम्नलिखित में से किस दशक में देखी गई, किस दशक में देखी गई थी, तो ऑप्शन 20 का 1961 से 1971 के बीच में देखी गई। अगला क्वेश्चन है, 1961 और 1971 उसमें 24.6% की वृद्धि दर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार घटते अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों का कौन सा क्रम सही है, तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घटते क्रम की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर यदि बात करी जाए तो तमिलनाडु आएगा, फिर बात करी तो आंध्र प्रदेश आएगा, इसके बाद आपका तमिलनाडु आएगा, फिर आपका आंध्र प्रदेश आएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या के 8.6%
ये आपका करेक्ट है। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात भारत के कुल लिंगानुपात से कम है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका करेक्ट है? कौन सा आपका करेक्ट का क्वेश्चन है? तो भारत में पहली बार धर्म आधारित जनगणना वर्ष 1901 में हुई थी, ये आपका गलत है। कब हुई थी? तो 2001 में की गई थी। दूसरा कथन है, वर्ष 2011 की जनगणना में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मुसलमानों में देखी गई, ये आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़ते शहरी जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों का कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम आपका करेक्ट हो जाएगा? तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश फिर महाराष्ट्र, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा आपकी महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में, सबसे कम आपका तमिलनाडु में। तो बढ़ते क्रम की बात करी जाए तो सबसे कम तमिलनाडु में और फिर आपका महाराष्ट्र में सबसे अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है, बताना है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 के अनुसार विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी से कमी आ रही है, यह अभिकथन है। कारण क्या है? तो 1960 दशक के बाद विश्व में युद्धों एवं महामारियों का प्रकोप रहा है, ये कारण है। तो बताना है करेक्ट क्या हो जाएगा? तो ए तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन क्या है? कारण क्या है आपका गलत है। कारण जो है आपका गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सी इसका कारण जो है, कारण गलत है और ये आपका करेक्ट होगा। चलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत का विश्व में इस्पात उत्पादन में कौन सा स्थान रहा है? जो इस्पात उत्पादन है उसमें रहा है द्वितीय स्थान, सेकेंड स्थान रहा है। कौन सा? सेकेंड स्थान। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम संयंत्र दिए गए हैं और एक तरफ उनकी अवस्थित दी है, ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला एल्युमिनियम जो है संयंत्र है वो भारत इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को। बाल्को कहाँ है? तो बाल्को पड़ता है कोबरा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे इंडियन एल्युमिनियम है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो लिमिटेड है इंडाल, इंडाल आपका हीराकुंड में है, बिल्कुल करेक्ट है। इंडाल जो है हीराकुंड में। भारत जो एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपका कहाँ है? तो आपका है कोरबा में, कोरबा। बाल्को जो है वो कोरबा में है, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को आपका सलेम में है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड आपका कहाँ है? तो ये रेणुकूट में है, रेणुकूट में। तो ऑप्शन क्या है? जो मिलान नहीं था सुमेलित वो आपका डी है। इसका सही क्या है? कोरबा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका करेक्ट है? कौन सा कथन करेक्ट है? तो इस आर्थिक व्यवस्था में श्रम एवं पूंजी के मध्य एक प्रकार का विरोधाभास बना रहता है, ये आपका गलत है। इसमें पूंजीवाद समाज के प्रतिनिधि के रूप में संपत्ति का संरक्षक होता है, ये आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल दो, आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधीवादी जो अर्थशास्त्र एक ऐसी अर्थव्यवस्था है की संकल्पना पर आधारित है जो वर्ग रहित और मार्क्सवादी नहीं है। उनका अर्थशास्त्र एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के बाद करता है जिसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करता, जो सामाजिक न्याय तथा समता के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात गांधीवादी अर्थव्यवस्था ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अभिकथन दिया है, दूसरा कारण दिया है। अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन में कहा है क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित एक डिजिटल मुद्रा है, बिल्कुल आपका करेक्ट तो है। यह मुद्रा भारत सरकार के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को साकार करने में सहायक है, करेक्ट ये भी है आपका, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सत्य तो है किंतु आपके व्याख्या नहीं कर रहे हैं। चलिए अगला 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समिति का संबंध
बैंकिंग सुधार से नहीं है, बताना है। नरसिंहम समिति बैंकिंग सुधार से थी। दामोदर समिति भी बैंकिंग सुधार से थी। और रघुराम राजन समिति भी बैंकिंग सुधार से थी। लेकिन जो तेंदुलकर समिति है, इसका संबंध गरीबी के अनुमान के लिए लिया गया था। ये गरीबी के अनुमान के लिए थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति के कारक हैं? आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति जो है वो आयात पर नियंत्रण, आपका कथन क्या हो जाएगा? एक सॉरी एक मिनट उसमें कथन तो ये तो आपका, हाँ ठीक है, हाँ दो तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें और पूछा गया है और क्या है? औद्योगिक उत्पादन में कमी, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका दो और चार आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, पढ़िए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो आईएमएफ है के संदर्भ में भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है? भारत सरकार के एजेंट के रूप में कौन काम करता है? तो रिजर्व बैंक करती है, रिजर्व बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन है, कथन दिया है, एक अभिकथन दिया है और कारण दिया गया है। एक मिनट, अभिकथन दिया गया है, अभिकथन में बताया गया है भारत में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। कारण में है भारत में ऐसे श्रमिक हैं जो ऊपर से देखने में तो रोजगार में लगते रहते हैं और वास्तव में रोजगार में नहीं होते हैं। तो इसमें कथन आपका करेक्ट है और व्याख्या भी कर रहे हैं। श्रम की सीमांत उपभोक्ता शून्य है। चलिए अगला कथन है, कथन और कारण है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से भिन्न है। कारण है, यह रोजगार की योजना ना होकर एक कानूनी व्यवस्था है। इसमें बताना है कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या भी कर रहे हैं और दोनों आपके सत्य भी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक बहुआयामी जो निर्धनता सूचकांक है जारी करने का आधार नहीं है? जारी करने का आधार कौन सा नहीं है आपका? तो स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, जीवन स्तर भी है, देश में बढ़ते निवेश ये नहीं है आपका। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल 4। अगला है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा पहली वंदे मेट्रो ट्रेन रैपिड जो नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया। इस ट्रेन का संचालन निम्नलिखित में से किन दो रेलवे स्टेशनों के मध्य हुआ था? तो अहमदाबाद और भुज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मिशन मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मिशन मौसम क्या है? तो इस मिशन में 2000 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है, करेक्ट है। इसको विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। ये आपका नहीं, एक मिनट आपका ये गलत है और दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 मिनट 1 मिनट, नहीं, ये आपका करेक्ट है, 2000 करोड़ लग रहे हैं। दूसरा आपका इनकरेक्ट है, ये आपका पृथ्वी मंत्रालय से है। कौन सा है? पृथ्वी मंत्रालय। तो ऑप्शन बी नहीं है इसमें करेक्ट, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला है, अगस्त 2024 में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देश का पहला राज्य बना है नागालैंड। चलिए, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो भोपाल में आयोजित किया गया, भोपाल में। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में बरेठी और ऊर्जा परियोजना सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रखी गई? तो ये रखी गई छतरपुर मध्य प्रदेश में। छतरपुर मध्य प्रदेश में क्या रखी गई? बरेठी और ऊर्जा परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों को अवरोही क्रम में
व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले हो गया आपका भारत, फिर आपका मेक्सिको, फिर आपका हो गया चीन, फिर फिलीपींस हो गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट आकाश तीर के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। प्रोजेक्ट आकाश तीर, इसका विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया, बिल्कुल करेक्ट है। इसका उद्देश्य वायु रक्षा क्षमताओं में वृद्धि करना है, ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एंड इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं? पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो अल्पना किलावाला। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई, ये किसके हैं? अल्पना किलावाला। चलिए, हाल ही में निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है, राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया आपका गुजरात में, ये गुजरात में बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया? तो किसे किया गया था? तो विराट कोहली को। अगला है, अभिकथन दिया गया है और कारण। अभिकथन में जब कोई वस्तु ऊपर से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका संवेग बढ़ जाता है। वस्तु पृथ्वी की ओर खींचती है, तो दोनों सत्य हैं आपके, व्याख्या भी कर रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं? तृतीय श्रेणी के जो उत्तोलक हैं आपके, मनुष्य का हाथ, बैल का हल और चिमटा, ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपका करेक्ट है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है, गलत है। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अभिकथन दिया है, दूसरा कारण है। तेज आंधी आने पर टीन की जो छत है उड़ जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। छत के ऊपर का दाब कम हो जाता है, हाँ ये भी करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट है और व्याख्या भी कर रहे हैं। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक क्यों चलते हैं? क्योंकि श्वसन दर घटा दी जाती है। चलिए, श्वसन दर, फल श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, इसलिए श्वसन दर अधिक होगी और फल पकने, उनके क्षय होने की दर उतनी ही अधिक होगी। श्वसन दर जब घट जाती है तो अधिक समय तक चलते हैं। प्रदीप्त पदार्थ है एक तरफ उत्पन्न प्रकाश का जो रंग है वो बताया गया है। कैडमियम बोरेट में गुलाबी रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। जिंक सल्फेट में हरा रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम टंगस्टेन में हल्का नीला रंग का होता है और जिंक बोरोलियम सल्फेट में पीले रंग का होता है। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1, सी का, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अतिचालक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका करेक्ट है? तो कौन सा करेक्ट नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा करेक्ट आपका नहीं है? तो इसरो अतिचालकता से संबंधित अनुसंधान करती है, आपका गलत है। तो यही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसकी विद्युत प्रयोग जो प्रतिरोध शून्य होती है, प्रतिरोधकता, और इसमें इसे कोई भी चुंबकीय रेखा पार नहीं कर सकती, भी करेक्ट है। कुछ धातुओं को अतिचालक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, भी आपका करेक्ट है। यंत्र आपके दिए गए हैं, एक तरफ आविष्कारक दिए गए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। चलिए, रिवाल्वर के आविष्कारक कौन थे? तो कोल्ट थे। सेफ्टी रेजर के जो थे वो आपके जिलेट थे, इसीलिए जिलेट लोग आती है, जिलेट। हेलोग्राफी हेलोग्राफी के आपके जॉर्ज स्टीफेंसन नहीं थे। कौन था आपका हेलोग्राफी के? तो डेनिस गोबर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ईमेल के रे टॉमलिंसन, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। चलिए, ये जो स्टीफेंसन थे, ये रेल इंजन के आविष्कारक थे। कंप्यूटर के कैश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका करेक्ट नहीं है? तो इसमें प्रयोग में ना आने वाले डाटा को रखा जाता है, ये आपका
इनकरेक्ट है, बाकी आपके सभी करेक्ट हैं। ये अस्थायी स्टोरेज की तरह होता है। प्रोसेसर एवं रैम के मध्य सेतु का कार्य करता है। इसमें कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंटरनेट से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है। मॉडेम डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो ये दोनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, दोनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसेस हैं? बताना है कौन सा ऐसा समूह है जिसमें आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट कौन सी होती है? एक तो मॉनिटर होता है, एक तो प्रिंटर होता है। एक मॉनिटर हो जाएगा, मॉनिटर किसमें है? मॉनिटर प्रिंटर। माउस तो इनपुट हो गई, तो ये भी गलत हो गया। मॉनिटर प्रिंटर कीबोर्ड इनपुट हो गई, ये भी गलत हो गया। मॉनिटर प्रिंटर स्कैनर, ये भी इनपुट हो गया, स्कैनर। मॉनिटर प्रिंटर प्लॉटर, ये आपका करेक्ट है। सभी क्या है? ये आउटपुट है। ठीक, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म बर्फ कितने वायुमंडलीय दाब पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है? कितना वायुमंडल दाब होता है जो सूक्ष्म बर्फ सीधे गैस में परिवर्तित होगी? तो 1 एटमॉस्फेयर जो होगा उसमें। निम्नलिखित में कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? तो लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, जल से बर्फ बनना, ये रासायनिक परिवर्तन के आपके उदाहरण हैं। बाकी खाना जो पकना है, ये खाना, एक मिनट गलत हो गया। जो लोहे में जंग लगना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का जो पचना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। खाना पकना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। जल से जो बर्फ बनना है, ये भौतिक है, भौतिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। पूछा गया है रासायनिक परिवर्तन, तो 1 2 3 में तो हाँ 1 2 3 है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तेल गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सरल, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इसमें वायु मिलाकर प्रयोगशाला में बर्नर चलाए जाते हैं। तो आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। पारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका करेक्ट करेक्ट नहीं है? पारा के संदर्भ में करेक्ट कौन सा नहीं हो जाएगा? यह आघात वर्ध होता है, ये आपका इनकरेक्ट है। चलिए, एक अभिकथन दिया गया है, एक आपका कारण दिया गया है, बताना है कौन करेक्ट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। यह जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक क्रियाओं को नीचे के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। करेक्ट है, वो व्याख्या भी कर रहा है। चलिए, निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक है? कौन सा संयोजी ऊतक है? तो रक्त भी है, अस्थि भी है, एलियोलर भी है, उपास्थ्य भी है। आपके चारों हैं आपके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला अभिकथन और कारण दिया गया है। पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक का पाचन शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मानव की कोशिकाएं कोशिका भित्ति का निर्माण करती हैं। तो कथन कारण बताना है आपका। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? ए तो आपका करेक्ट है, बट कारण आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य वसा का नहीं है? बताना है। तो वसा का कार्य हो जाएगा शरीर में गैसीय संवहन के रूप में जो कार्य करता है, ये वसा का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक तरफ एंजाइम दिए गए हैं, एक तरफ कार्य है, बताना है कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो एंजाइम इरेप्शन, इरेप्शन का जो कार्य होता है, वो होता है प्रोटीन एवं पेप्टिन का एमोनो अम्ल में परिवर्तित करना। तो आपका ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही गलत है। क्या है? प्रोटीन एवं पेप्टीन का एमोनो अम्ल में परिवर्तन करना, ये आपका सही है। माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। सुक्रोज का सुक्रोस है यहाँ पे, फ्रुक्टोज में परिवर्तन सुक्रेस। लैक्टेस सुक्रेसी है, लैक्टेसी है एंजाइम। लैक्टोज में परिवर्तन करना, है भी आपके करेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान समिति और अध्यक्ष। संविधान समिति दिए गए हैं और एक तरफ अध्यक्ष दिए गए हैं। संघ समिति, ये जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू।
मौलिक अधिकार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। तो 1, 2, 3 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। 97वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के किस भाग में संशोधन किया गया? किस भाग में संशोधन किया गया था? तो हो जाएगा आपका आंसर भाग 3 में, भाग 2 में, सॉरी भाग 4 में। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। 97 संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। जो सहकारी समितियां थी, सहकारी समितियां थी, उनको संवैधानिक दर्जा मिला था, दर्जा। इनमें इनसे सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया अनुच्छेद 19, जो कि भाग 3 में करेक्ट किया गया। भाग 4 में क्यों करेक्ट किया गया? इसे संविधान में एक नया भाग 9 भी जोड़ा, सहकारी समितियां, शीर्षक के अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर इतना किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रपति का विधायी कार्य नहीं है? राष्ट्रपति का विधायी कार्य कौन सा नहीं है आपका? तो लोकसभा में आंग भारतीयों का जो मनोनयन है वो विधायी कार्य नहीं है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका के संदर्भ में विचार करना है। तो भारत में न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर इस अवधारणा के प्रवर्तक माने जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है आपका। इसके तहत केवल वही व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है जिसको अधिकार का हनन हुआ हो। ये गलत है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? निर्वाचन आयोग का कार्य कौन सा एक नहीं है? तो परिसीमन आयोग का जो गठन करना है वो निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन दिए गए हैं एक तरफ और एक तरफ संबंधित विषय दिए गए। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ, कौन सा बताना है सुमेलित नहीं है? वो मतदान की उम्र में वृद्धि 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 69वां जो संशोधन हुआ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 86वां जो हुआ वो 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया। जो 87वां हुआ उसमें क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का कार्य आधार 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, ना कि 1991 के आधार की पर होगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो मैथिली और संथाली 8वीं अनुसूची में शामिल की गई, इनका जो संशोधन है वो 92वां है, ठीक है, 92 नंबर है अमेंडमेंट एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों के पास नहीं है? कौन सा नहीं है आपका? तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार जो है वो नहीं है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किनके बारे में प्रावधान करता है? किनके बारे में प्रावधान करता है? त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और राज्य विधान मंडलों द्वारा पंचायतों का जो लेखा परीक्षण है वो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनको हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, 1993 में इसका गठन होता है, तो आपका सही नहीं था। महिला आयोग का अध्यक्ष गठन जो होता है 1992 में। अल्पसंख्यक आयोग का गठन होता है 1993 में। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का जो गठन होता है 2007 में। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के दंड की क्षमा मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति अपने सभी कृत्यों का निर्वहन मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, भी आपका करेक्ट है। वो व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए मंत्री परिषद की सलाह लेता है दंड जो क्षमा करता है। तो आपका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है? तो संसद है
किस प्रकार रखती है? तो अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सरकार की नीतियों को पारित ना होने देना और वित्त विधेयक को पारित ना होने देना, ये जो है संसद जो है सरकार पर नियंत्रण रखती है। इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसे उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है, ये गलत है। उच्चतम न्यायालय के राज्य के साथ अवैध ढंग से किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी कर सकता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर सी गलत हो जाएगा, दोनों आपके कथन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन और कारण दिए हैं तो बताना है कौन सा सही है। भारत की संघीय व्यवस्था में वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। कारण है भारत का संविधान केंद्र सरकार को अधिक वित्तीय शक्तियां देता है। दोनों करेक्ट हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, एक तरफ विषय दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 108 में क्या है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों सदनों की जो बैठक है वो करेक्ट हो जाएगा। 148 में जो है वो आपका राज्यपाल की नियुक्ति नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति किसमें है? 155 में है, 155 में। इसमें आपका हो जाएगा नियंत्रण एक महालेखा परीक्षक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, अमाइनमेंट ऑफ गॉन, ये आपका गलत हो जाएगा। नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ठीक, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 165 में क्या है? तो राज्य महाधिवक्ता सही है। अनुच्छेद 323 में क्या है? 323 का में है तो प्रशासनिक अधिकरण है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इसका इनकरेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में सांस्कृतिक केंद्रों पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित भी करना है। भातखंडे संगीत भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की जो स्थापना होती है, भातखंडे संगीत संस्थान की जो स्थापना होती है कब होती है? तो ये होती है आपकी लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के रूप में की गई थी। फिर इसी को 1960 में भातखंडे जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर इनका नाम भातखंडे हिंदू संस्थान रखा गया था। इस महाविद्यालय को 26 मार्च 1966 को संस्कृति विभाग ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, ये ध्यान रखना है। तो ये स्थापना कब होती है? तो 1926 मानी जाती है। चलिए, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है? तो 1962 में होती है, 1962 में। भारतेंदु नाट्य जो अकादमी है उसकी स्थापना होती है 1975 में। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना होती है 1963 में होती है, 1963 में होती है। चलिए, और एक ऑप्शन और है, इसमें नहीं दिया है लेकिन बता दे रहे हैं। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है, उसकी स्थापना होती है 1988 से 89 के बीच में होती है, 1988 और 89 के। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका हो जाएगा भातखंडे, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, फिर ललित कला अकादमी, फिर ये, फिर आपका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एक मिनट, भार भारतेंदु जो है 1975 में हुई थी, लेकिन 1900, हाँ ठीक है, लेकिन इसमें पहला ऑप्शन दे दिया है पहले। तो आपका उत्तर प्रदेश जो नाटक अकादमी है, उत्तर प्रदेश 1963 में की गई थी। इसमें पहला, दूसरा और यहाँ पे आपका दूसरा हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका पहला होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौमी एकता सप्ताह के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। कथनों पर विचार करना है। इसे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और संस्कृति एवं राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, सही है। इस सप्ताह को प्रत्येक 19 से 25 अक्टूबर तक मनाया जाता है, ये आपका गलत है। 19 अक्टूबर नहीं है, क्या है? नवंबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। दो सूचियां दी गई हैं, एक में जिला दिया है, एक में उत्पाद दिए गए हैं। अयोध्या, हाथरस, मेरठ और गोरखपुर। अयोध्या किस लिए फेमस है? तो गुड़ के लिए अयोध्या फेमस है।
हाथरस किस लिए फेमस है? तो हाथरस हींग के लिए फेमस है। मेरठ किस लिए? तो खेल का सामान जो है वो मेरठ के लिए फेमस है। गोरखपुर टेराकोटा के लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए का आपका 3 हो जाएगा, बी का आपका 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मौनिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ये आपका गलत है। बुंदेलखंड के अहिर समाज द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। इसमें क्या है? मौनिया नृत्य के बारे में बताया गया है। चलिए, तो इसे नृत्य, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वही है। पाई डंडा को ही मौनिया नृत्य कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम भी है पाई डंडा, ये ध्यान रखना। तो ये ब्रज क्षेत्र नहीं है, क्या है? बुंदेल। चलिए, इसमें नर्तक पारंपरिक परिधान में माथे पर मोर पंख और पैरों में घुंघरू बांधे एक दूसरे पर डंडे का प्रहार करते हुए नृत्य करते हैं। ये आपका सही है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिलों में बढ़ते क्रम का सही जो है वो बताना है, कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और बदायूं, ये आपका करेक्ट है। श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता महिलाओं की है, फिर बलरामपुर है, फिर बहराइच है, फिर बदायूं है, बढ़ता क्रम। मैथ से क्वेश्चन है, मैथ से है। एक परीक्षा में पंकज ने 15% अंक प्राप्त किए, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। महेंद्र ने 35% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 30 अधिक प्राप्त किए। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो कुल अंक हैं वो परसेंटेज में कितने हैं? तो इसने प्राप्त किए 15, इसने प्राप्त किए 35। तो इसने प्राप्त किए 35, उसने प्राप्त किए 15, तो परसेंटेज में कितना कम? तो 15 हो जाएगा, माइनस परसेंटेज कर दीजिए। और अंक कितने? तो 30 इसको कम मिल रहे हैं, 30 इसको ज्यादा मिल रहे हैं, तो 30 प्लस 30 हो जाएगा, प्लस टू 60 अंक हो जाएंगे, इसके 60 अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुल अंक कितने हैं? यहाँ पे 20% हैं, इसके बराबर हैं, 60 के बराबर हैं, ध्यान रखना है। मतलब परसेंटेज में 20 से फर्क आ रहा है और अंक में कितना फर्क आ रहा है? 60 आ रहा है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज में 20 फर्क आ रहा है और अंक में 60 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो आएगी आपकी, एक परसेंटेज की बात करी जाए तो आपकी आ जाएगी 3%, 3 अंक आ जाएगी। और 100% की जो बात करी जाएगी तो आपका आ जाएगा 300 अंक हो जाएगा। तो अधिकतम जो अंक हैं वो आपके 300 हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। मतलब सबसे पहले आपको कर लेना है परसेंटेज में जितना अंतर है और अंक में जितना अंतर है मान निकाल लो। तो परसेंटेज में 20 का अंतर आ रहा है दोनों के बीच में, अंक का अंतर जो दोनों के बीच में आ रहा है 60 का आ रहा है, मतलब एक उसको 30 कम है, एक ज्यादा है, तो 60 का अंतर हो गया। तो 1% की जो वैल्यू 3 आ गई और 100% की वैल्यू 300 आ गई, आंसर हो गया 300, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए इसको आंसर सही से क्वेश्चन। चलिए, अगला है, अक्षर की दिया गया है, लुप्त संख्या बतानी है। लुप्त संख्या, तो ए ए और ई कितना जुड़ रहा है यहाँ पे? ए और ई +4 हो रहा है। ई के बाद आई में क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। आई के बाद में एम कितना हो रहा है? +4 हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पे यदि आएगा तो यहाँ पे एक +4 आएगा, लेकिन हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देख लिया क्या हो रहा है? आर और एन में -4 हो रहा है, एन और जे में -4 हो रहा है। जे और जो कोई अंक आएगा उसमें -4 कर देते हैं। तो जब हम जे में -4 करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर एफ। एफ इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इस बॉक्स में लुप्त संख्या बतानी है कौन सी है? 5, 3, 7, 6 ये आपका है, तो लुप्त संख्या यहाँ पे आपकी बतानी है कौन सी लुप्त संख्या होगी। तो 5, 17, 9, 5, 17, 9 को जो प्लस करेंगे, प्लस इसको भी करेंगे, कितना आ रहा है? 31 आ रहा है। इनको प्लस करेंगे 7, 30 और 30, 7 11, हाँ 31 आ रहा है, इसका भी 31 आ रहा है। हाँ, इसका भी 31 आ रहा है, इसका भी 31 आना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा? 16, 16 और 31 में से माइनस कर दो तो क्या बचेगा? यहाँ पे 15 बचेगा। 15 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 31 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 5, 10, 15 तथा y का औसत 20 है
तो y का मान बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। औसत कैसे निकलता है, सबको ऐड कर दो, उतने से डिवाइड कर दो, 5 + 10 + 15 + y 5 4 = 20 औसत है। इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा आपका, ऊपर आ जाएगा आपका 30, ठीक है, इधर ये 20 इधर चला जाएगा तो 30 + y = 80, y = आ जाएगा 80 - 30, तो y = आपका आ जाएगा 50, आंसर आपका हो जाएगा 50, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। दिल्ली और आगरा के बीच में दूरी 200 किलोमीटर है, ये आपका आंसर बता दे रहे हैं, इसमें जगह नहीं है, इसको आप लगा लेना है। इसका आंसर आएगा 3 घंटे 20 मिनट, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 120। पता है विक्रय मूल्य 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो इसमें क्या होगा, लागत मूल्य जो प्रतिशत हानि है, तो हान इंटू 10, और हान जो प्लस होगा वो 100 में प्लस हो जाएगी हानि। तो क्या हो जाएगा, 10% की हानि बताया है, तो हान परसेंट 10 हो गई आपकी, 100 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 100 प्लस हान कर देंगे, तो आपका ये हो जाएगा 1000, प्लस में हो जाएगा आपका 110, कट जाएगा तो 100/11। 100/11 का मतलब हो गया 9 1/11%। आपका आंसर सही हो जाएगा। जिनको मैथ आती है वो ऐसे आप लगा देंगे, मैथ जो जिनको आती है वो ऐसे लगा देंगे, क्योंकि 10% के बाद जो आता है परसेंटेज सिखाए जाते हैं, परसेंटेज में जो चार्ट सिखाया जाता है उसमें 9 1/11% ही होता है, ऐसे ही आप लगा देंगे, बिना आंखें बंद करके ही लगा देंगे, बिना पेन उठाए ही लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से। चलिए, तो इसमें बताया है कि ए शहर से बी तक जाने के जो रास्ते हैं वो आप कितने हैं, 4 हैं। ठीक, 4 हैं। और बी से सी तक जाने के रास्ते 5 हैं, ए से सी तक जाने के रास्ते 7 हैं। तो इसमें कुल संभव रास्ते बताना है, तो क्या हो जाएगा, ए से बी और बी से सी है ना, ए से बी है, ए से बी, तो आपका ए से बी आपका हो जाएगा 4, बी से सी है आपका, तो आपका हो जाएगा 5, सी ए से सी है तो आपका हो जाएगा 7। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 4 × 5 करोगे प्लस 7 कर दोगे, तो 20 + 7 कर दोगे और 27 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखना है, तो 27 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, बताया है लुप्त संख्या बतानी है, उसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो 1 में मल्टीप्लाई 2 करो, 1 में मल्टीप्लाई 2 करो, 1 प्लस कर दो तो 3 आ गया, 3 में मल्टीप्लाई 3 करो प्लस में 10 कर दो, आ जाएगा, 10 में मल्टीप्लाई 2 करो प्लस 1 कर दो, 21 में मल्टीप्लाई 3 करो प्लस 1 कर दो, 64 आ जाएगा। फिर आपका मल्टीप्लाई 64 में 2 करो प्लस 1 कर दो, 64 × 2 + 1, तो आंसर आ जाएगा 129, आंसर आ जाएगा 129 आंसर। इसमें बताया त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या आपको बतानी है कितनी है। तो आपका ये आपका त्रिभुज हो गया 1 2, ये आपका 3 हो गया, ठीक है, ध्यान रखना 3। चलिए 1 2, ये आपका 3 हो गया, ठीक, 6 हो गए आपके। यहाँ पे एक ट्रिक है, 1 2 3 4, इनको सबको ऐड कर लो, 4 + 3 + 2 + 1, 4 3 7, 3 10, ये 10 हो गए, ये आपके 6 ये हो गए आपके, ठीक है, तो कितने हो आ गए आपके, तो आपके हो गए 16, आंसर आपका हो गया 16। बहुत इजी ट्रिक है, जब कहीं पे तुमको ऐसा त्रिभुज मिले, कहीं पे भी वो ऐसा त्रिभुज मिले, एक मिनट हम सही बनाते हैं, यहीं से निकले ऐसे, ऐसे, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जितने भी त्रिभुज उनको यहाँ पे कर लो, 1 2 3 4, 4 हैं, इनको सबको ऐड कर लो, उतने ही होंगे, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, जो अंदर में ये बन रहा है आपका, उनको हमने ऐड कर लिया, 1 2 3 4 आपके 10 हो गए। ये आपके यहाँ पे, ये आपके 3 हैं, ये आपके 3 हैं, तो 3 3 6 हो गए, तो 16 हो गए, आंसर इसका 16 आ गया, आंसर करेक्ट आंसर है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, एक मूलधन राशि पर प्रतिवर्ष 11.1/9% की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज में 1500 रुपए का मूलधन, तो मूलधन क्या होगा, इसका बताना है मूलधन। तो इसका आंसर जो आएगा, तो रेट आपको पता है, समय पता है, एसआई पता है, सिर्फ साधारण ब्याज पता है,
तो इसकी एसआई से आप निकाल दीजिए, यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं। इसका एसआई का जो फार्मूला होगा पी इंटू आर इंटू टी अपान 100 होगा। तो पता है तुमको एसआई कितनी है? तो एसआई आपकी है 1500। एसआई आपका 1500 है। पी आपको निकालनी है, मूलधन निकालना है। आर कितना है आपका? तो आर आपका हो जाएगा 100/9। 100/9 है आर। टी कितना है आपका? 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो P इक्वल्स टू आएगा 1500 इंटू 100 इंटू 9/100 मल्टीप्लाई 5। तो डिवाइड करोगे तो 300, तो 9 तिया 2700 आंसर आ जाएगा आपका। चलिए, तो आंसर आपका हो गया 2700। चलिए, अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से। जनवरी 2024 में स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था आपका? तो आंध्र प्रदेश में किया गया था, आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में, हाँ निम्नलिखित बता रहे हैं, अगस्त 2024 में भारतीय तो प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में किस देश की सरकार को 4 भीष्म क्यूब्स प्रदान किए? तो यूक्रेन को किया था, यूक्रेन को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता सही युग्म सम्मिलित नहीं है? तो उसमें विश्व प्रतिभा रैंकिंग जो जारी करता है वो इंडियन फॉर मैनेजमेंट करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट करता है डेवलपमेंट। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स का करता है चैरिटीज एंड फाउंडेशन करता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच करता है। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग कौन करता है? तो ये आपका गलत हो जाएगा। कौन करता है जो कास्ट? तो अमेरिकी कंपनी मर्शर करती है, मर्शर। चलिए, सुपर टाइफून यागी 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रशांत क्षेत्र में आया एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। इस टाइफून ने दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से किन देशों को प्रभावित किया? किन देशों को प्रभावित किया था? चीन को भी किया, लाओस को भी किया, फिलीपींस को किया, म्यांमार को किया। इन चारों देशों को प्रभावित किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पहला है आपका, इसे ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ प्राप्त होगा। इसके माध्यम से संपूर्ण भारत में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा के जरिए पेंशन पाना संभव हो जाएगा। ये भी आपका सही है। ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के केंद्रीय बैंक द्वारा स्वर्ण समर्थित एक नई संरचित मुद्रा का संचालन प्रारंभ किया गया? तो जिम्बाब्वे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो, अप्रैल 2024 में अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की जो सूची है 2024 में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा डी, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, देख लीजिएगा। एक तरफ युद्धाभ्यास है, एक तरफ शामिल देश हैं। डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन होता है भारत और यूएई। ऑप्शन सही है। दोस्ती किसके बीच में होता है? तो भारत और मालदीव। धर्म गार्जियन भारत और जापान। और डस्टलिक जो होता है भारत और उज्बेकिस्तान। तो 1 2 3 4 ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का जो इसे पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो बीना अग्रवाल को किया गया। चलिए, एक तरफ दिए गए हैं महत्वपूर्ण दिवस, एक तरफ दिनांक दिए गए हैं। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व रेबीज दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो आंसर जो करेक्ट होगा आपका 1 का 2 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो 140 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और वीडियो जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।